बहुत सारे कथावाचक हैं इस देश में, पर बहुत कम है जिन्होंने आपके जितनी सफलता देखी है। मैं ये मानता हूँ कि वही उद्देश्य का खेल है। यहाँ उद्देश्य क्या है? पर्पस, उद्देश्य, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ टाइम पहले सुन भी रहा था, हमारे वृंदावन के एक महाराज जी हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने इस बात को कहा था। मैं बस ये कहना चाहूँगा प्रेमानंद जी के बारे में कि हार्दिक पांड्या उनके बहुत बड़े फैन हैं। वाह। क्रिकेट की दुनिया तक, फिल्म्स की दुनिया तक, एवरीवेयर, हर जगह। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप कार्य में कितना भी एफर्ट्स लगा लो, कितना भी पैसा लगा लो, कितने भी अपने तन की जान लगा दो, आपका उद्देश्य अगर अच्छा नहीं है ना, तो वो कार्य कितने भी एफर्ट्स लगे हों फिर भी एफर्टलेस है। और आपके पास व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं है, आपके पास में पावर्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर आपका उद्देश्य उचित है और फिर भी आप उस कार्य को कर रहे हो, निश्चितता है कि आपको सफलता मिलेगी। उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, जी। ठीक है? कॉलेज, जेनजी, टीनेज, उस पर्सपेक्टिव से मैं ये मानता हूँ कि मैं अब 32 साल का होने वाला हूँ अगले साल, और अब लाइफ में एक ही उद्देश्य है कि मुझे हीलिंग स्प्रेड करनी है। एक पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर पूरे दुनिया की मदद करनी है, थोड़ी सी शांति फैलानी है। पर ये हमेशा मेरा उद्देश्य नहीं था। 4 साल पहले मेरा उद्देश्य ये था कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, हाँ उन पैसों का हम सही उपयोग करेंगे दुनिया को बदलने के लिए वगैरह। पर मैं पैसों के बारे में बहुत सोचता था 4 साल पहले। उसके पहले रिवाइंड फर्दर 4 years, यानी कि 8 साल पहले मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोग मुझे सफल माने। वही उद्देश्य से काम करते जा रहा था। पर सच तो यह है कि जब मैं सफलता के पीछे भाग रहा था, सफलता मिल रही नहीं थी। जब सफलता थोड़ी बहुत मिलने लगी, पैसों के पीछे भागने लगा, पैसे नहीं मिले, और फाइनली करते करते मेरे बड़े भाई मिल गए। उन्होंने कहा कि इंटेंशन बदलो, बस ये दिल से मानो कि दुनिया में शांति फैलानी है, दुनिया को हीलिंग देनी है, फिर दुनिया ही आपको बहुत कुछ देगी। पर ये कहने की बात है, ये उस एज पर 22, 2018 पर समझना बहुत मुश्किल है बहुतों के लिए, स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी के साथ कंपेयर कर रहा है। दूसरों की गाड़ी, स्नीकर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि यार वो चाहिए, इसलिए लगता है कि यार उद्देश्य पैसे ही होने चाहिए। पर एक्चुअली आपसे पूछना चाहूँगा, 22 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में उद्देश्य क्या होना चाहिए? 22 साल 20 साल की उम्र में उद्देश्य समझ में आ जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप आज जिस स्टेज पर हो ना, उस स्टेज पर आने के लिए भी बहुत लोग, कईयों के उद्देश्य ही आप होंगे, मे बी कईयों का उद्देश्य दुनिया का कोई एक व्यक्ति बन जाता, मुझे ये बनना है लाइफ में। कहीं ना बहुत बचकानी स्थिति होती है हमारी, हम एक जगह स्थिर नहीं होते, हम बदलते रहते हैं। अच्छा, उसमें हमारी गलती नहीं है, हम बड़े हो रहे हैं, हमें लाइफ अब दिखनी शुरू हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अब हमें दिखने लगी हैं, तो हमारा आकर्षण उनके प्रति बढ़ता है और फिर हमारा उद्देश्य वो बन जाता है। पर कहीं ना कहीं 25, 26, 27 साल के बाद में अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई है तो, नहीं आई है तो नहीं। कई लोग 35-40 साल तक भी वो लोग अभी नहीं संभल पा रहे हैं, उनके लिए अभी भी वो डिस्ट्रैक्ट होते ही जा रहे हैं, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। पर कहीं ना कहीं जब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आती है ना, तो आप एक जगह स्थिर हो जाते हो, और वो स्थिरता अच्छी होती है। वो स्थिरता धन की या वस्तुओं की या व्यक्ति की, नाम, शोहरत, यश, ऐश्वर्य की नहीं होती। वो स्थिरता एक चीज की होती है जो कि अद्भुत होती है, और फिर आप उसी के पीछे चलने लग जाते। तो आपने एक बात कही कि कहीं कहीं ये था मेरे मन में, कहीं ये था, पर एक मेरे भैया आए, उन्होंने जब मेरे को कहा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी जब आपकी लाइफ में आई और एक स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में आया और उसने जब आपको एक वे दिखाया, एक पथ दिखाया, अब आप स्थिर हो गए हो, अब आप रश नहीं कर रहे हो, अब आप फ्लोट कर रहे हो, और ये फ्लोटिंग आपको अच्छी लग रही है। जब व्यक्ति फ्लोट करता है ना, तो वो हाथ पैर नहीं चलाता, वो स्थिर रहता है, पानी उसको तैराता है।
और उसकी फीलिंग स्विम करने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो थक गया है, वो हार गया, वो बहुत मेहनत कर चुका है। फ्लोट करने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है, काम हो जाता है, वो डूबता भी नहीं है और सब कुछ स्थिरता लगने लगती है उसको, और फिर आकाश ही आकाश दिखता है। तो वो स्थिरता, वो स्पिरिचुअलिटी लाती है। अगर वो बहुत अर्ली लाइफ में भी आ जाए तो व्यक्ति 22 साल की उम्र में भी स्थिर हो सकता है अपने उद्देश्य के प्रति। लेकिन बहुत मुश्किल है आज के कलयुग में। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं आपको अपनी ओर खींचने वाली। एक मैं चीज़ सोचता हूँ कभी कभी, आज सोशल मीडिया की लाइफ में व्यक्ति पर्सनली खुश कितना है ये मैटर नहीं करता, वो दिखाता अपने आप को कितना खुश है ये मैटर करता है। वो खुद भले ही डिप्रेशन में हो, खुद भले ही कितना भी परेशान हो, खुद उसके कितने भी डार्क वो सर्कल्स हो रहे हों, कितना भी दुखी हारा क्यों ना हो, पर जब वो निकलता है कमरे से बाहर या सोशल मीडिया पे जब आता है तो उसका पर्पस होता है कि 400 लोग मुझे फॉलो करते हैं तो उन 400 को दिखना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और ये पर्पस जो होता है ना, ये कलयुग का एक गेम है जो आपको अंदर ही अंदर आपको खींचता जा रहा है, आपको रुग्ण बनाता जा रहा है। और उस चीज़ में आजकल के 22 साल 21 साल के बच्चे बहुत पड़ गए हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि रिग्रेट करते हैं कि वो एक लाइफ थी, वो एक टाइम था, वो हमारे पास सारी चीज़ें थीं पर हमने उसका उपयोग नहीं किया। अब हमें जब चीज़ समझ में आई, जब हमें लाइफ समझ में आई, तो अब हमारे पास से वो टाइम जा चुका है, वो सिचुएशन जा चुकी है, वो एनर्जी जा चुकी है, वो जज्बा जा चुका है। तो फिर वो रिग्रेटमेंट जो है ना, वो फिर परेशान करेगा मन ही मन। हाँ, अभी मैं और आप हैं, अभी हम भी इतने उम्र के नहीं हैं, हम अभी फ्रेंड बन सकते हैं। इवन व्हेन आई गॉट टू नो दैट यू आर 32 तो मैं भी शॉक था, कि मुझे लगा था मुझसे तो छोटे ही हो आप। पर वो रिग्रेटमेंट बहुत खलता है बाद में कि हमने क्यों नहीं किया। तो इसलिए उन सब से मेरी प्रार्थना कि स्पिरिचुअल पाथ की ओर बढ़ो और अपने उद्देश्य को समझ करके उसको स्थिर कर लो अपनी लाइफ में कि नहीं, मेरा उद्देश्य यही है। और वो फ्लोटिंग अगर आप सीख गए ना, तो फिर तैरने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप पानी आपको तैराएगा। जो आप कह रहे थे कि दुनिया से आपको नहीं लेना पड़ेगा, दुनिया देगी। कहीं ना एक ऐसा लड़का है, एक नहीं बहुत सारे हैं, जो ये वाला पॉडकास्ट सुनकर ये सोच रहा है कि ये मशहूर कथावाचक और मशहूर पॉडकास्टर के लिए ये कहना आसान है। तो मेरी एक मैसेज है उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए। मैसेज ये है कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पैसों की वजह से ज़िंदगी आसान हो जाती है, वो सच है टू सम एक्सटेंट, थोड़ी आसान तो हो जाती है। पर पैसे कमाने से पहले 2-3 चीज़ों के बारे में सीखो जी। पहला उद्देश्य, वाह, कि एक एंड गोल तो रहना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। सेकंड, पैसे कमाने की सबसे बड़ी हैक ये है कि ज़्यादा वैल्यूड दुनिया में डालो, दूसरों की मदद करो। पहले अपने आसपास के लोगों की मदद करो। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से कर सकते हो उसके लिए चार्ज करो। सीखो बिजनेस के बारे में, सीखो पैसों के बारे में। ये बहुत बड़ी हैक होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जितना वैल्यू आपने दुनिया में फैलाया वो वैल्यू लौटेगा एज मनी। अगर कोई पैसे कमाता है, बेसिकली यही है कि उन्होंने दुनिया में वैल्यू डाला है। वो फिजिक्स की लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन यही है कि वैल्यू डालो, पैसे कमाओगे। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये सब अगर आपने टेंशन के बिना किया तो आपके लिए ही फ़ायदा है, पर अगर टेंशन घटानी है तो फिर अध्यात्म को अपनाइए। एक फिजिक्स का लॉ बताया आपने, तीनों बातें बहुत अच्छी थी, मैं भी कहूँगा कथा। बताइए। पर एक आध्यात्मिक लॉ और है जी, कि धन और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। प्रेम और भक्ति जितनी छुपाओगे उतनी बढ़ेगी। प्रेम और भक्ति, वाह, जितनी छुपाओगे उतनी बढ़ेगी। और धन और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो आप कह रहे थे ना इन्वेस्टमेंट, तो एक तो धन की करनी है, दान के रूप में, सहायता के रूप में, लोगों की हेल्प के रूप में। और दूसरा ज्ञान। आपके पास अगर कुछ अच्छा है नॉलेज के रूप में, सबसे बड़ा दान ही संसार में ज्ञान का दान है। क्यों?
कहीं लिखा था सबसे श्रेष्ठ दान क्या, जो देने पर आपसे भी नहीं घटा और लेने वाले ने लेकर के पूर्ण यूज कर लिया उससे भी नहीं घटा, वो केवल ज्ञान है। आपने मुझको दिया, आपसे घटा नहीं, बल्कि मुझे मिला, और मैं किसी को दूंगा तो मुझसे भी नहीं घटेगा। तो ज्ञान और धन जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। प्रेम और भक्ति इनको जितना छुपाओगे ये उतने बढ़ेंगे। ये बात नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप प्रेम का प्रचार कर दोगे घट जाएगा। सेम भक्ति का भी प्रचार, ये नजर इन दोनों को ही लगती है, प्रेम को और भक्ति को। ये सवाल आज मैं इंद्रेश उपाध्याय को भी पूछूंगा, नोरा फतेही को भी पूछा है कि इज नजर रियल? जी, आंसर इज यस। यस, मैं तो ये मानता हूँ नजर एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आज की दुनिया में। बिल्कुल ना जी। आप बताइए नजर के बारे में, आप एज अ कथावाचक आई एम श्योर आपने बहुत कुछ जाना है नजर के बारे। एक नजर तो होती है वो लाड़ प्यार वाली होती है। हाँ जी। और आपकी माँ ने भी, आपकी सिस्टर्स ने भी, घर वालों ने भी, अरे आज तू बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा, तो तेरी नज़र उतार लें, वो बलैयाँ लें, आपकी कुछ राय नोन करें आदि आदि। वो एक अच्छी वाली नज़र होती है कि सबको पता होता है कि भाई इसको आज देख रहे थे सब तो लगी होगी। एक नज़र होती है कि किसी का इंटेंशन आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, और सडनली आपके साथ में कुछ ऐसा होता है कि वो आपकी सोच से परे था। तो कहीं ना कहीं नज़र रिलेशनशिप को ही लगती है, नज़र हमारी भजन भक्ति को ही लगती है। क्योंकि ऐसी नज़र लगनी होती ना तो लोग सब अंबानी को ही नज़र लगा देते, लोग नज़र लगानी होती तो अकबर को ही नज़र लगा देते। आप लेवल से डाउन होते, वो नज़र नहीं होती है। नज़र होती है कि कुछ अच्छे लोग आपके पास थे, कुछ अच्छा आपके जीवन में था, आप बहुत पॉजिटिव थे, सडनली आप नेगेटिव हो गए, सडनली उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, सडनली आप अकेले से पड़ गए हो, ये नज़र है। धन का, ऐश्वर्य का घटना बढ़ना नज़र नहीं होता, वो आपका प्रारब्ध है। पर आपका ऑरा नेगेटिव हो जाना, अच्छे लोगों का साथ छोड़ देना, या अच्छा व्यक्ति जीवन में ना आना या ना रहना, वो कहीं ना कहीं नज़र होती है, और ऐसी नज़र लगती है। पर इसके लिए भी एक उपाय है, गोपनीय रहो, अपने आप को जितना हो सके अंतर्निष्ठ बनाओ। सोशल मीडिया के टाइम पे वी आर जस्ट लाइक टू टेल एवरीथिंग। हमें सब बताना है कि हम कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ रहे, क्या नहीं करना है ये, क्योंकि उससे आपका ऑरा नेगेटिव होता चला जाता है। हाँ, आप अपनी सिचुएशन, मैं अपनी सिचुएशन एक दूसरे को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको लाखों लोग देख करके कुछ सीखने वाले हैं, तो हमारा इंटेंशन और हमारा उद्देश्य वहाँ पर उनको सुधारना और उनको बताना है, तो इसको नज़र नहीं लग सकती। पर हाँ, हम पर्सनली सबको अपनी चीज़ें दिखाना चाहते हैं और सब चीज़ डिस्क्लोज कर रहे हैं, हमारे रिलेशंस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे परिवारीजन, इसीलिए आपने देखा है कई बार कि बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग बहुत गुप्त जीवन जीते हैं, वो सबको पता नहीं चलने देते ज़्यादा, वो अच्छा है। यही चीज़ भजन में भी होनी चाहिए। मतलब भजन, आपका भक्ति, आपकी स्पिरिचुअलिटी, उसको आप एक ज्ञान के रूप में परोस सकते हो कि मैं आपको कुछ बताया जो आप अपनी लाइफ में ले सकते हो, पर मैं दिखावे के रूप में उसको ना करूं कि मैं ऐसा, मैं इतना स्पिरिचुअल, हाँ मैं ऐसे करता हूँ, मैं इतने बजे, ठीक है, वो कई बार हमसे भी लोग पूछते हैं आपका दिनचर्या क्या है क्या नहीं, पर उसका ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि अगर आप डिस्क्लोज करोगे तो उसका पावर घट जाता है। बिल्कुल, वही तो नज़र है कि आपका पॉजिटिव ऑरा नेगेटिव होता चला जाए। और एक और बहुत भयानक चीज़ हो जाती है डिस्क्लोज करने से, और ये बहुतों के साथ होता है। इस चीज़ का नाम है स्पिरिचुअल ईगो। यानी कि ये मानना कि यार मैं तो आध्यात्मिक हूँ, तो मैं तो महान हूँ। स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, स्तुति से किसको अभिमान नहीं आता, सबको प्रिय होती है। तो यही होता है जो सेकंड ऑप्शन आपने कहा कि कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ समझने लग जाना कि हाँ मैं कुछ हूँ, और ये समझना कि दूसरे मेरे से कम है। हाँ, क्यों? मेरे स्पिरिचुअलिटी की वजह से। एक चीज़ होती है कि जब आप स्पिरिचुअल पथ पर चलना शुरू करते हैं ना,
कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि जो होती है ना वो परखने लगती है लोगों को। पर मुझे लगता है कि अभी आप स्पिरिचुअली कच्चे हो, इसलिए आपकी लाइफ, आपके नेत्र जो है वो परख रहे हैं, किसी को छोटा या किसी को श्रेष्ठ मान रहे हैं इन पर्सन, उसके व्यवहार के अनुसार। हमारे यहाँ शास्त्रों में सब जगह जहाँ भी बात कही ना, वहाँ सब जगह यही कहा गया कि स्पिरिचुअलिटी की स्थिति क्या है, समदृष्टि। चाहे मैंने 1000 बुराइयां की किसी व्यक्ति की, पर वो जब आपके सामने आया ना तो आपने उसमें भी गुण देख लिया। वो तो इसमें एक विनोबा भावे करके संत हुए महाराष्ट्र में, उनसे किसी ने पूछा कि आपकी नज़र में राक्षस कौन है और देव कौन है संसार में, तो उन्होंने कहा कि जो सब में दोष देखे और अपने आप में गुण देखे वो राक्षस है, और जो खुद में दोष देख करके सब में गुण देखे, चाहे कितना भी उपेक्षित व्यक्ति हो उसमें भी गुण देखता है, वही देव है। तो स्पिरिचुअलिटी की जो स्थिति है ना, जहां आप ये समझ सकते हो कि अब आप ठीक हो, वो यही है कि आप सबके प्रति समदृष्टा हो गए, आप सबको समान भाव से देखते हो। कोई कितना भी उपेक्षित है उसके प्रति भी आपके अंदर एक भावना अच्छी ही है कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। पता है, फिर से मुझे एक लड़का या लड़की दिखाई दे रहे हैं जो ये सोच रहे कि यार ये बोलने की बात है, आप खुद के अंदर के दिमाग की जजमेंट को कैसे रुका सकते हो। ये ना मेरे ख्याल से हर इंसान के लिए आज के ज़माने में एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि खुद के दिमाग और खुद के ख्यालात को जानो, पकड़ो उन्हें, देखो कि खुद के दिमाग से क्या थॉट्स निकल के आ रहे हैं। अगर किसी के प्रति जजमेंट फील हो रही है, ठीक है, वो पहले ना दिमाग में बस पकड़ो, कुछ कहो मत, ये जानो कि आप खुद जज कर रहे हो और उसे स्वॉलो कर लो, अंदर ले लो। फिर से अगली बार जब जजमेंट फील हो रही है, ये एक बुद्धिस्ट टिबेटन मंक ने मुझे सिखाया था, उनका नाम है पालगा रिनपोचे। उन्होंने कहा कि अगर खुद के दिमाग की जजमेंट घटानी है तो रिप्लेस जजमेंट विथ क्यूरियोसिटी। यानी कि जजमेंट को जिज्ञासा से रिप्लेस कर दो। अरे यार ये इतने ज़्यादा सिगरेट स्मोक करता है, पर उस इंसान को देखकर ये ना सोचो कि आप उनसे बेहतर हो, वो जजमेंट है। ये सोचो कि यार इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ इससे पहले जो ये ऐसा होगा। हाँ, कुछ तो हुआ होगा बचपन में, ये किसी चीज़ से तो भाग रहा है, क्या मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। इसे नीचा नहीं दिखाना है, इसकी बस हेल्प करनी है। ये स्विच अगर आपने कर दिया, इस स्विच के लिए शायद 1 साल लगेगा, 5 साल लगेंगे, लाइफ भी लग सकती है, लाइफ भी लग सकती है, पर वो जो एफर्ट रहता है स्विच करने में, वही साधना है। ये वाला जो बात थी आपकी बहुत अच्छी थी कि आपने सामने वाले को उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से जज ना करके जो ऑकर सिचुएशन थी जिसने उसको ऐसा बनाया उसके बारे में थॉट करना। वाई? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं ऐसा बन जाऊं कि सब मुझसे दूर रहें या मुझे जज करें। सब यही चाहते हैं कि, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक लड़का और एक लड़की जो देख रहे हैं, प्रैक्टिस। मेरे मन में एक बात आई थी कि मुझे क्रिकेट भी बहुत पसंद है। अब मैं बैट लेके सामने खड़ा हूँ और आपकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप बॉल डालते हो। मेरी आँख का एक नॉर्मल एक बॉडी सेंस है, इतनी स्पीड से कोई चीज़ आएगी तो आँख बंद होगी। अब मैं बार बार पीछे हटूं और मैं मन में ये सोच लूँ यार इतनी स्पीड में कैसे मारूंगा मैं। नो आपको फेस करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको थोड़ा उससे। तो ऐसे ही माइंड के जो जजमेंटल थॉट्स होते हैं, जहाँ पे आप जज करने लगते हो, अब आप ये सोचें कि ये तो मेरे माइंड का थॉट है, इसको मैं कैसे रोक सकता हूँ। नहीं, आप रोक सकते हैं उसको। और एक बात और है कि इसको रोकने का एक तरीका और है कि आप उस चीज को कहीं ना कहीं आगे रखो कि हाँ मैं ऐसा हूं कि मेरे अंदर बहुत जल्दी जजमेंट आता है, अभी मैं वहां जा रहा हूं, मुझे जज नहीं करना है। अपनी अवगुणों को स्वीकार करना मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। वो स्वीकार करे मेरे अंदर ऐसा है। मैं 5 लोग मिलते हैं तो मैं थोड़ा ऐसा हो जाता हूं। अब उसको व्यक्ति ये कहे कि तो माइंड प्रोसेस है, ये तो मन की बात है, ये तो मेरे देह की क्रिया, इस पर मैं कैसे। नहीं, आप उस चीज को बार बार रिपीटेडली काउंट करो कि नहीं, जजमेंटल नहीं होना, जजमेंटल नहीं होना, जजमेंटल नहीं होना। 5 लोग मिले तो बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोलना, खुल के नहीं बोलना, खुल के नहीं बोलना।
आप जब उस सिचुएशन में जाओगे तो आप उस पर उतर पाओगे और उस चीज़ को रोक पाओगे जो आपकी एक गलत। मैं इसका एक तीसरा और उदाहरण और करता हूँ कि बेटर वे, आप अपने अवगुण लिखो और लिख करके 2 कॉपीज रखो उनकी, वो भी छुपा के रखने। पर क्या होता है कि हम अपने अवगुणों को समाज से तो छुपा लेते हैं, दुनिया से तो छुपा लेते, पर हम खुद से भी छुपाते हैं। मुझे पता है कि ऐसा होने पर मुझे क्रोध आता है, ये बात मुझे पता है, पर मैं ये खुद से भी छुपा के रखता हूं ये चीज, और मैं वहां क्रोध करता ही हूं। तो लिखो, अपने सारे अवगुण लिखो जो आपको पता है। एक कॉपी अपने पास रखो, एक कॉपी आप जहां रोज पूजा करते हैं अपने ठाकुर जी की, वहां जिस आसन पर ठाकुर जी बैठे हैं वहां कहीं छुपा के एक उनके पास रख दो। आपने किसी को तो बता दिया ना कि मेरे अंदर ये अवगुण है। एंड एवरी डे, जैसे आप रोज सुबह पूजा करते हैं ना, पूजा करने से पहले अपने अवगुणों की लिस्ट भी देखा करो। मेरे अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब कुछ है मेरे अंदर। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं उसको। आपके सामने बैठा हूं, कथा करता हूं, वृंदावन से हूं, बहुत स्पिरिचुअल लोगों से मिला हूं, इन सबके बेस पे कह रहा हूं। अगर कोई ये इनकी बात कैसे माने, नहीं, मैं इन सबके बेस पे कह रहा हूं। विद इन 15 डेज और 20 डेज आप रोज देखते रहेंगे ना, धीरे धीरे क्या होगा कि आप अपने आप पेन लेकर के अपने आप सोचेंगे, नहीं अब ये मेरे अंदर ये नहीं रहा है, अब ये नहीं रहा है, अब ये भी ठीक होता जा रहा है, ये भी ठीक होता जा रहा है। धीरे धीरे वो सारे अवगुण जो हैं ठीक होने लगेंगे। 100% आप उस पर ठीक हो जाओ ऐसा नहीं, पर हाँ कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप उससे नॉर्मलाइज होने लग जाओगे विद इन 15-20 डेज। एक क्रेजी चीज बोलूं ये जो भी आपने कहा ना, ये कोशिश अगर लोगों की सफल हुई तो ये एक स्किन केयर रूटीन भी होता है जी, यानी कि चेहरा भी बदल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि किसी का स्वभाव दिख जाता है चेहरे पे, बिल्कुल, गुस्सा दिख जाता है, जजमेंट दिख जाती है। ये छोटी छोटी माइक्रो साधनास करके ना बहुत कुछ बदलेगा जिंदगी में। बिल्कुल, यूनिवर्स, संसार, ये सब हैक हो सकता है इन सारी चीज़ों को जानकर। या कोई पूजा नहीं करनी है, पाठ नहीं करना है, बस खुद को थोड़ा बदलना है, ऊपर वाले का हाथ पकड़कर अगर हो सके तो। संसार ना एक स्कूल है, और स्कूल में हम सब आए हैं, और स्कूल के हर बच्चे का एक मन होता है कि भले वो कितना भी शरारती हो, कितना भी ना पढ़ने वाला हो, पर उसके एक थॉट जरूर रहते, एक दिन मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, सारे बच्चों के आगे दिखाया जाए, या मैं अपने माता पिता को प्राउड फील करा सकूं कि मैंने स्कूल जाके कुछ हासिल किया। इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं एक लड़का और कहीं एक लड़की ये भी सोच रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है इन सब बातों का, जो ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, हम जैसे हैं हम उसमें खुश क्यों नहीं रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपनी यंग लाइफ से आगे बढ़ेंगे ना, तो आप माथे पर हाथ रख के बहुत चिंता का आपका ये भी विषय हो सकता है कि मेरे पास टाइम था, मेरे पास सब कुछ था, मैंने क्यों अपने आप को ऐसा नहीं बनाया कि मैं फील कर सकता था कि मैंने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं किया करके, हाँ मैंने कुछ दिया, कुछ पाया और कुछ दिया। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीज़ें करना। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि प्रेमानंद जी का यूथ कैसा रहा होगा। जैसा वो बता रहे हैं और जैसा उनकी बातों से लगता है, बहुत अनुभवी, और जिस तरीके का वो बोलते हैं ना, वो व्यक्ति तभी बोल सकता है जब उसने बहुत अनुभव किया हो। सब बोलें, मुझे वो अच्छे से याद नहीं है, कबीरदास जी का भाव है, सब बोले या तुम बोलो पोथन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। आप सब तो वो बोल रहे हो जो सब लिखा हुआ है, पर मैं वो बोल रहा हूं जो मैंने आंखों से देखा है। ये बात प्रेमानंद जी महाराज पे लागू होती है। वो पढ़ा हुआ, सुना हुआ, अध्ययन किया हुआ, प्रैक्टिसेस किया हुआ तो बोलते ही हैं, पर कहीं ना कहीं वो देखा हुआ भी बोलते हैं। तो और वो वही बोल सकता है जिसने बहुत भयानक वाला जीवन किसी टाइम पे देखा हो, और देख करके भी उसमें विचलित ना हुआ हो। अनुभव इकट्ठे कैसे होता? लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है ना, सबकी लाइफ में आती है,
ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मेरी भी आ रही आपकी भी आ रही है। उन सब बातों को एक टीचिंग मान करके सहन करना, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो, और उस चीज में बिखरना नहीं, टूटना नहीं, विचलित ना होना, उस चीज को फेस करना। कहीं ना कहीं वो आपके पास में एक मेमोरी के रूप में और अनुभव के रूप में इकट्ठी होती चली जाती है, और उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बात बता सकते हो। और एक अनुभवी व्यक्ति की एक और पहचान होती है, वो बहुत कम बोलता है, थोड़ा शांति रहता है, और वो तभी बोलेगा जब उसको लगेगा कि ये ज़रूरतमंद हैं। सब जगह उस चीज़ को प्रकाशित नहीं करेगा। तो ये एक अनुभवी व्यक्ति का एक, मैंने जो अनुभव किया वो यही, वो कम बोलना चाहेगा। लोगों को हो सकता है कि उसके प्रति जजमेंट हो जाए कि बहुत इंट्रोवर्ट है, पर नहीं, उसका अनुभव इतना है कि वो ये जान चुका है कि यहाँ बोलना वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, और जहाँ उसको लगेगा ज़रूरतमंद है वो वहाँ बोलेगा, और वहाँ कह करके वो सुधार करेगा भी। अच्छा, एक और बात, अनुभवी व्यक्ति की बात मतलब व्यक्ति अनुभवी है ये पता कैसे चले? उसकी बात पर आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। उसने जो बोला आपको लगेगा ये मुझे करना ही है। मैंने आपको कहा कि आप अंधेरी चले जाओ, तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ गया, व्हाई? थर्ड क्वेश्चन आ गया, कैसे? फोर्थ क्वेश्चन आ गया, कब? तो कहीं ना कहीं ये मेरी बात इतनी श्रेष्ठ नहीं थी, क्योंकि आपके चित्त में 3 क्वेश्चन और आ गए, कब, कैसे, कहाँ, क्यों। लेकिन कोई अनुभवी व्यक्ति बैठा होगा ना, वो आपको बोलेगा अंधेरी चले जाओ, तो आप दूसरा विचार नहीं करोगे। एक बात है अंधेरी जाओ, पर उसके प्रति और भी कई बातें हो सकती हैं। अनुभवी व्यक्ति की बात पर आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ता, आप विश्वास से कह सकते हो नहीं मुझे ये करना ही है। और वो प्रेमानंद जी के साथ होता है। वो जो बोलते हैं ना, वही बात माँ बोल रही है घर में, बेटा ऐसा कर ले, नहीं फर्क पड़ा। वही बात ताऊ जी बोल गए, नहीं फर्क पड़ा। वही बात दोस्त बोल गए, नहीं फर्क पड़ा। लेकिन एक महात्मा जिसको आप केवल यूट्यूब पर देख रहे हो, उसने बैठ के बोल दिया और आप मान गए। आपकी भी इंट्यूशन अच्छी है, ठीक है, इसलिए मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ जी। आपने बहुत ज़्यादा जाना है प्रेमानंद जी को, सही कह रहा हूँ जी? सोचा है उनके बारे में। आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद जी को खुद की ज़िंदगी के बारे में क्या लगता है? कि उनको पर्पसली भेजा गया है तो सबका पर्पस, मेरा आपका हम सबका एक पर्पस है इस दुनिया में आने का। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। ये जिंदगी के 3 राज हैं, जग की सेवा, खोज अपनी, और तीसरा प्रीत हरि से कीजिए। हरि मतलब परमात्मा, उनसे कीजिए। जो समझ गए इस बात को कि मेरा पर्पस क्या है, ये आद्य शंकराचार्य भगवान ने भी कहा, को हम कस्तम को तायात, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए, हम क्यों आए हैं संसार में। यह पहचान जाना, ये हम सबका उद्देश्य होता है। पर हम इतने संसार में ढक चुके हैं कि हमको इससे मतलब ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्यों आए हैं। वो उस बात को समझ चुके हैं कि उनकी लाइफ उनके लिए नहीं है, उनकी लाइफ सबके लिए है, और उनको ठाकुर जी ने एक पर्पसली भेजा है, जो कि सबको ही भेजा है। पर वो ये बात समझ चुके हैं, वो ये बात जान चुके हैं। और ये भी भगवान की माया होती है कि हम नहीं समझ पाते हैं। ठाकुर जी सोच, सबको ही पता चल गया कि मेरा पर्पस क्या है, संसार चलेगा कैसे? फिर इस संसार को चलाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ बना रहे। कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ चुके हैं कि मेरा पर्पस मैं नहीं हूं, मेरा पर्पस सब है। पता है, यहाँ हम प्रेमानंद जी की बातें कर रहे हैं, ऐसी ही कॉन्वर्सेशन दिलजीत दोसांझ के बारे में भी हुई थी कि उन्होंने फंडामेंटली अंदर ही अंदर कुछ जाना है संसार के बारे में, और ये उनकी बातों में सुनाई देता है। मैंने ये देखा है मीडिया की दुनिया में, मैंने नोटिस किया है कि जब किसी को ऐसे तुरंत बहुत ज़्यादा एक लिफ्ट मिल जाती है ना, दिलजीत दोसांझ, मैं फेम पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, फेम पर्सपेक्टिव से प्रेमानंद जी भी पिछले 2 सालों में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उनका चेहरा बहुतों तक पहुंचा है। रिंकू सिंह क्रिकेट देखते,
ऊपर वाले का कुछ तो रोल होता है इसमें डेफिनेटली, उनकी कुंडली वो सब फैक्टर एक बात है, अलग मेहनत है। फैक्टर है, साधना है, पर ये सब ऊपर वाले की माया होती है कि किसको शोहरत मिलेगी, कितनी शोहरत मिलेगी, कौन लेजेंड बनेगा, सब थोड़ा सा प्री डिसाइडेड तो होता है बिल्कुल ना। अभी मैं कुछ दिन पहले ही मैंने सोशल मीडिया पे दिलजीत दोसांझ जी का एक भाव सुना था कि वो कह रहे थे कि लोग बोल रहे हैं कि ऑफ सडन दिलजीत कहीं से आ गया, पर वो 20 साल से लगे थे। अभी मैंने आपने कहा कि 2 साल से प्रेमानंद जी आ गए, पर उनकी एज देखें, उन्होंने गृह त्याग कब किया था, एक उस अवस्था में जब लोग खेलना चाहते हैं, तो वो छोड़ के चले गए थे सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें उस व्यक्ति का एफर्ट अपनी लाइफ में जो उसने दिया वो हमें दिखा नहीं है, हमें बस वो व्यक्ति एक फेम में आकर के दिख गया। इवन यू ऑल्सो, इवन मी ऑल्सो, जो भी हैं कहीं ना कहीं कुछ तो किया है। आज आपको भी अगर कोई बोल जाए कि भाई रणवीर अचानक से इतने बड़े बन गए या कुछ हो गए, आपको भी लगेगा नहीं भाई देख एक बार पीछे आके, एक बार मेरे वो सिचुएशंस भी देखो जब मैं बिल्कुल अकेला था, वो सिचुएशंस भी देखो जब मैंने बहुत दिन तक सूरज भी नहीं देखा था, वो सिचुएशंस भी देखो जब मैं घर वालों से ही नहीं मिला था, वो सिचुएशंस भी देखो कि मैं पानी पे ही रहा था। सिचुएशन सबने देखी, और यही सिचुएशंस ही उसको कहीं ना कहीं लाइफ से इंट्रोड्यूस कराती हैं, वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराती हैं, और तभी वो कहीं ना कहीं बन पाता है। अच्छा एक और बात, प्रेमानंद जी महाराज और जो भी नाम है, कहीं ना कहीं आप उनको देख कर के फील करोगे पर्पसली वो लोग नहीं बने ऐसे, उनकी लाइफ के स्ट्रगल ने, अभी ऐसा टाइम आया कि स्ट्रगलिंग करने वाले ज़्यादा उठ रहे हैं, ज़्यादा आगे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तो वो भी आ रहे हैं जो कुछ नहीं करते, पर लोगों के दिल में जो बस रहे हैं, या लोगों के दिल में बुद्धि में जो कहीं ना कहीं एक आइडल का फॉर्म बना रहे हैं। पॉपुलर संसार में बहुत लोग हो रहे हैं, कुछ भी खा के कुछ भी पहन के दुनिया में बहुत लोग पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर बात यह है कि आप किसको क्या दे पा रहे हो, किसके मन में बैठ पा रहे हो। वो जितने भी लोग आप देखोगे ना, वो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, बहुत कुछ देख करके आ रहे हैं लाइफ में। शॉर्ट लिव्ड फेम वर्सेस लॉन्ग लिव्ड फेम। हाँ यानी कि ट्रेंड वाला जो फेम रहता है वो बहुत फास्ट ऊपर चला जाता है, बहुत फास्ट नीचे भी आता है। कई लोग उसको फिर पहचान भी नहीं पाते कि ये वही था क्या। और एक लॉन्ग, वो क्या बोला था, लॉन्ग सस्टेनिंग फेम का, हाँ, वो लोगों के मन में हमेशा रहेगा, इवन सोशल मीडिया नहीं हो तो भी रहेगा। लोगों के चेहरे भूल जाते हैं हम लोग, पर उसकी कही गई बात नहीं भूल पाते, उसने क्या कहा था, वाह, उसने कैसे परिवर्तित किया था। तो चेहरा दिखाता है सोशल मीडिया, अगर कल को नहीं भी होगा ना, तो भी प्रेमानंद जी की बातें पिछले 2 साल में कही गई, मुझे नहीं लगता कि आदमी अपने 90-80 ईयर्स की लाइफ में भूल पाएगा। तो वो चीज़ उन्होंने बहुत कुछ देख करके पाई है। हमने इस पॉडकास्ट में ना एक पूरी 20s की गाइडलाइन दे दी है। आई फील हमने अध्यात्म की बात करी है कि वो बेस होना चाहिए, एंकर पॉइंट, फिर उद्देश्य, स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्कुल, फिर प्रोसेस, वाह, कि कठिन मेहनत 20s में ना, कठिन मेहनत होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपके 30s आसान बन जाएंगे। बिल्कुल, मतलब लोग रोते हैं यार ये नहीं है वो नहीं, करो, लगे रहो, रोना है तो रो लो, पर मेहनत करो। बिल्कुल, बहुत की फैक्टर है। इसके बाद क्या, मेहनत के बाद क्या, विनम्रता ना, दीनता, दोनों वीकेंड से पर्यायवाची हैं, पर वही हो सकता है विनम्र और दीन जिसने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। शायद इन 3 चीज़ों की वजह से ही वो विनम्रता बिल्कुल फॉर्म होती है आपके दिल में ना? अध्यात्म, उद्देश्य, मेहनत। वाह मतलब ये एक्चुअली आपके हाथों में नहीं है। कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट में आप ना मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स मेरी कथा के भी देते जा रहे हो। मुझे भी शायद ये जब लॉन्च होगा ना, मुझे भी, क्योंकि कई बातें ऐसी हो गई हैं मेरे मन में, ये पॉडकास्ट ऐसा नहीं था, सेम मुझे कुछ और फील हो रहा था, जो मैं अभी तक करता आया हूँ वैसा ही कुछ, पर ये अभी कहीं और जोन में जा चुका है। इवन मैं ये भी भूल चुका हूँ कि मैं बरसोवा में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, एंड आई एम, कल मेरी कथा है कहीं पर। और यही एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है स्पिरिचुअली,
कि आप देहाभिमान शून्य हो गए। पर मेरे ख्याल से जो लोग मिलते हैं किसी के सफ़र में ना, ये दिलजीत दोसांझ ने एक्चुअली कहा था मेरे से कि जो लोग मिलते हैं आपको खुद की ज़िंदगी में, वो एक्चुअली आपके ही पार्ट्स है ऑन द इनसाइड, एज एन आपके ही पोर्शन, आपके एक रिफ्लेक्शन है। जो अनुभव होते हैं, जो लोग मिलते हैं, वो एक्चुअली आपके अंदर ही हो रहा है, और जो अंदर हो रहा है आपके दिल में, भगवान की लीला ये है कि आपकी बाहर वाली दुनिया में भी वही होगा। तो अगर आपके दिल में एक्चुअली शांति है, बाहर भी शांति फैलेगी, सब फैलेगी। अगर आपके दिल में बहुत ज़्यादा जजमेंट है तो बाहर भी बहुत ज़्यादा जजमेंट रहेगी और लोग आपको जज करेंगे। हाँ, तो फिर आपके साथ भी वही बैक होगा, मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं अपनी एक पर्सनल बात बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एवरीवेयर सब आपसे प्यार ही करते हैं। बहुत लोग आपको लाइक भी नहीं करते। कई लोगों को आपका बोलना बहुत पसंद है, कई लोगों को तो आवाज़ भी पसंद नहीं है। सबके साथ होता है ऐसा। श्री कृष्ण के साथ भी हुआ। हाँ, उनके साथ वो तो हुआ ही हुआ है। वहाँ तो बहुत कुछ हुआ जो हमने अभी देखा भी नहीं है लाइफ में, वो भी हुआ है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जब उन लोगों की बातें आपसे कोई करता है, मेरा एक रिएक्शन मैं अपना बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली मैंने ये बिल्ड किया है, इसका मुझे अभिमान नहीं है, पर मुझे लगता है कि ऐसा सबको बिल्ड करना चाहिए। मेरे से अगर कोई मेरे नेगेटिव थॉट्स रखने वाले व्यक्ति की बात बताता, वो तुम्हारे बारे में ऐसा मत बताओ यार, मुझे बोलो ही नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे उससे प्रसन्नता नहीं हो रही है, और ना ही मुझे इस बात का कष्ट है कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है। बल्कि हाँ, कहीं ना कहीं ये थॉट जरूर आता है कि भाई मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे किसी को ज्वलनशीलता या मेरे प्रति प्रतिस्पर्धा या इस प्रकार की भावना है, ये कहीं ना कहीं मेरे मन में चलता ही रहता है। पता है, ये जो यूजर मैनुअल हमने दिया था ना पहले, ये अध्यात्म, उद्देश्य, मेहनत, विनम्रता, हमने 4 चीज़ों के बारे में बात किया तक। ये 5वीं चीज़ है दुनिया का सच, जो हमारे एज ग्रुप में हम सब समझते हैं कि अच्छा दुनिया में अंधकार भी है, ये भी हमारे भूलोक की सच्चाई है। भूलोक की सच्चाई, ये एक्चुअली अगला चैप्टर है। बिल्कुल। तब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे लगा कि हाँ बस यही है। बट ये जो कठोर लेसन है, ये भी एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, लाइफ स्किल है। बिल्कुल, कि अंधेरा का सामना कैसे करें। कृष्ण को भी कंस का सामना करना पड़ा, अर्जुन को कौरवों का। कोई ना कोई तो है आपके सामने। पूरी गीता में भगवान ने इस चीज को खोल के ही रखा। और एक और बात है, अगर आपका सामना किसी से होता ही नहीं है तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर चुके हो, क्योंकि आपका कोई सामना ही नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ कि जो स्कूल में टीचर होता है ना, वो क्लास में हर दिन एक डिफिकल्ट टेस्ट तैयार करके लाता है बच्चों के लिए। कभी कभी तो आपने भी देखा होगा, उसको बोलते थे सरप्राइज टेस्ट। पहले बता दिया जाता था कि कल आपका टेस्ट होगा या परसों आपका एग्जाम होगा, पर कभी कभी वो आते ही सीधा व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखते थे सरप्राइज टेस्ट। बच्चे हाथ पकड़े बैठ जाते थे क्या होगा। पर इन सारे टेस्ट के रिजल्ट में जो बच्चे अच्छा करते थे उनके लिए टीचर खुश होता था और उनका नाम अपने टॉप लिस्ट में रखता था कि नेक्स्ट टाइम इससे भी हार्ड दूंगा, देखूं ये और कितना अच्छा करे। पर जो बिल्कुल ही वैसे होते हैं ना, जो टेस्ट में कुछ भी नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं टीचर की भी उनके प्रति कोई होप नहीं होती। वो भी कहता है कि भाई इससे बढ़िया तू बंक मार लिया कर, थोड़ा बाहर ही घूम लिया कर, कैंटीन में कुछ खा पी लिया कर, वहीं रह लिया कर। ये वही है स्कूल। टीचर इज परमात्मा। एवरीडे वो टेस्ट देते हैं। कभी कभी पहले से पता चल जाता है कि टेस्ट होगा, कभी कभी सरप्राइज टेस्ट ही हो जाता है। पर उसमें जो भी अच्छा देता है लाइफ के टेस्ट्स में, ठाकुर जी मेक श्योर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर होना चाहिए, इससे भी हार्ड आएगा। और जो व्यक्ति पहले ही अपने सारे टेस्ट्स में कहीं ना कहीं पीछे हो चुका है, बैक ऑफ हो चुका है, ठाकुर जी कहते हैं तू भाई कैंटीन में ही रहे, मजे कर, तू तेरे से उम्मीद ही नहीं है कि तू कुछ कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल लोग और जीवन में कुछ बनने वाले लोगों के ही टेस्ट होते हैं और उनके सामने एक अंधकार आता ही रहता है और कभी कभी वो बहुत घना भी हो जाता है, उनकी लाइट भी नहीं चलती है।
अब तुम निकल के दिखाओ कैसे निकलोगे। और जिनकी लाइफ में अंधकार आ ही नहीं रहा ना, वो कुछ सीख ही नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ सीखने से, कुछ पाने से। चलने वाला सीखता है ना जब बच्चा, एक दो बार गिरना चाहिए उसको। मैं तो ये भी कहता हूँ कि बहुत टाइम तक बहुत अच्छा ही अच्छा हो रहा है ना, तो आपको सोचना चाहिए कि समुद्र अपनी अगर लहरें पीछे खींच रहा है तो मतलब सुनामी भर के आने वाली है। कभी कभी मुझे भी घबराहट होती है अपनी बातों से, पर जिंदगी युद्ध है। हाँ, तो बहुत टाइम, मतलब लाइक इवन आई थिंक इन डेज ऑल्सो 5 days बहुत अच्छे चले जाते हैं ना मेरी कथा में। लाइक 5 days था, बहुत फ्लुएंटली चलता ही जा रहा था। मुझे पता होता है 6th day या 7th day कुछ तो ऐसा होगा कि मैं या तो रुक जाऊंगा या मेरे से कुछ कहा नहीं जाएगा, और मैं उसके लिए प्रिपेयर होता हूँ, वो होता है। पर बाद में मुझको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट था कि वो हुआ, उससे मुझे जो मिला था ना वो बहुत ज़रूरी था। तो अंधकार डिफेंस लाइफ में आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है।